हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है कुछ की एक्ट्स और रूल्स पढ़ेंगे जो इंडिया में है, किसके रिलेटेड, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला जो है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो लैंडमार्क जो एक्ट है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। क्यों? क्योंकि इसका एम था कि किस तरीके से हम इंश्योर करेंगे कि हम हिफाजत कर सकें और बचा सकें जो वाइल्ड लाइफ है, और जो जहाँ वो रहते हैं, जो वाइल्ड में एनिमल्स हैं, और जो उनका हैबिटेट है, जहाँ वो रहते हैं, जिन जंगलों में, जिन लैंडस्केप्स में, डेजर्ट्स में, फॉरेस्ट्स में। ठीक है, इसमें ये है, ये कुछ लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से जो है ये स्पीशीज़ को हम प्रोटेक्ट करेंगे, उसके इकोसिस्टम को किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे। इसमें प्रोटेक्टेड एरियाज है जैसे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, है ना। और एड्रेस करेंगे बहुत जो इंडेंजरिंग स्पीशीज़ है, और उनको कैसे मैनेज करना है सस्टेनेबली, फॉरेस्ट्स का, नेचुरल हैबिटेट का। ये एक्ट इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था फुलफिल करने के लिए कौन सा कमिटमेंट, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का, और रेगुलेटिंग हंटिंग, पोचिंग, इलीगल ट्रेडिंग जो होती है वाइल्ड लाइफ की या उसके प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1978 का ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी लॉ है इंडिया का। किसकी कंजर्वेशन के लिए? वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए, उसके बचाव के लिए। देखो, अब हम इसके कुछ की फीचर देखते हैं, कुछ की फीचर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के। सबसे पहला एक चीज़ याद रखना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, जो चैप्टर सेकंड, थर्ड और फोर्थ में है। ठीक है, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्ट, ये एक्ट एम्पावर करता है गवर्नमेंट्स को कि वो डिक्लेयर कर सके कुछ एरियाज को, वो लोग ये घोषित कर सके कि वो नेशनल पार्क्स होंगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगी। किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। किसकी हिफाजत के लिए? वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की, और जहाँ वो रहते हैं वहाँ के हैबिटेट के लिए। ठीक है, ये प्रोटेक्टेड एरिया बहुत ज़रूरी है किसके लिए? प्रिजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी, इन जिन जंतु की जो है ना अलग अलग प्रजाति के लिए, और इंश्योर करें कि वो सर्वाइवल, बहुत सारी जो स्पीशीज़ जो खतरे में है। ठीक है, नेशनल पार्क, देखो ये वो एरिया है जहाँ हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है, बहुत ज़्यादा, जहाँ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि ग्रेजिंग है, घास चराते हैं ना, हंटिंग, शिकार है, या कोई भी कमर्शियल, कोई भी बिजनेस रिलेटेड, कोई भी बेचने की चीज़ें, एक्सप्लोइटेशन जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, रोका हुआ है, मना किया हुआ है, बंद है। ठीक है, नेशनल पार्क्स में। दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये एरिया भी प्रोटेक्टेड है। ठीक है, लेकिन यहाँ रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो थोड़ी सी मोर फ्लेक्सिबल है, मतलब थोड़ी सी नेशनल पार्क से जो रिस्ट्रिक्शन है वो कम है। थोड़ी लिमिटेड एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो अलाउ की गई है। ठीक है, वही जो जो क्या है, जो वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन को अफेक्ट ना करे, वही एक्टिविटीज़ अलाउ की गई, वो नहीं जो अफेक्ट कर रही। ठीक है, ये 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आते हैं। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में देखो आता है वाइल्ड एनिमल्स प्रोटेक्शन, बर्ड्स का और प्लांट्स का, जो चैप्टर 3 में है 1972 के। ये प्रोवाइड करता प्रोटेक्शन सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल, बर्ड्स और प्लांट की। ये प्रोहिबिट करता है हंटिंग इन एनिमल का, शिकार करना, स्पेशली वो जो जो इंडेंजरिंग लिस्ट में है, वल्नरेबल में है। ठीक है, अनलेस कोई अथॉरिटी के द्वारा कोई स्पेशल परमिट दिया जाए, कोई साइंटिफिक पर्पजेस के लिए, कोई मेडिसिन के लिए, कुछ ऐसी चीज़ों के लिए, उसके लिए भी परमिट। इस एक्ट में जो है स्पीशीज, जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज है, प्रोहिबिटेड, जिनकी शिकार नहीं किया जा सकता, जिनको कलेक्ट नहीं किया जा सकता बिना परमिशन के, इसमें शेड्यूल 1 है, ये कैटेगरी स्पीशीज, इसमें हाईएस्ट लेवल है प्रोटेक्शन। ठीक है, हंटिंग प्रोहिबिटेड है, अगर कोई क्राइम हो, ऑफेंस के लिए पनिश किया जा सकता, फाइन दी जा सकती, ये शेड्यूल 1 ऑफ 1972 में जो आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं उनके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। शेड्यूल सेकंड, थर्ड और फोर्थ में जो है, हमने पहले भी पढ़ा है शायद जब IUCN पढ़ रहे थे, प्रोटेक्टेड एरिया इंडिया में पढ़ रहे थे। तो ये कैटेगरी में है बहुत सारी डिग्रीज ऑफ प्रोटेक्शन है, बेस्ड ऑन के उनके कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, IUCN स्टेटस क्या है। ठीक है, उस पर रेगुलेशन है, ट्रेड में भी और हंटिंग में भी। शेड्यूल 5 में जो है वो वर्मन स्पीशीज आते हैं जो प्रोटेक्टेड नहीं है और कैन बी कंट्रोल्ड, जैसे इंसेक्ट्स बहुत सारे हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। अब चैप्टर 4 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो है, वो बात करता है हंटिंग और पाउचिंग के बारे में। देखो, प्रोहिबिशन ऑन हंटिंग, ये एक्ट प्रोवाइड करता है स्ट्रिक्ट पेनल्टी। कोई भी इलीगल तरीके से अगर शिकार करेगा
और पोचिंग करेगा वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की, तो उन्हें क्या है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी। ये इंपावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को अपॉइंट करने के लिए एक ऑफिसर, एक ऐसा अफसर, ठीक है, जो रोकेगा पाउचिंग और इलीगल ट्रेडिंग को, गैर कानूनी तरीके से तिजारत करना या चीज़ों को बेचना खरीदना। वोलेशन अगर इस एक्ट का होगा, जैसे कोई शिकार कर रहा है, कोई पोच कर रहा है, कोई ट्रेड कर रहा है किसी भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का, जो स्पीशीज़ खतरे में है सर्वाइवल के, IUCN में है, ठीक है, या शेड्यूल 1 में है, सेकंड में है, शेड्यूल सेकंड ऑफ पार्ट सेकंड है ना, तो उस पर हैवी फाइन या जेल भी हो सकती है। ठीक है। अब चैप्टर 5 जो है ट्रेड एंड रेगुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, जो चैप्टर 5 है, ये एक्ट रेगुलेट करता है और मॉनिटर करता है इलीगल ट्रेड वाइल्ड लाइफ एनिमल और उसके प्रोडक्ट का, जैसे हाथी का दांत प्रोडक्ट है ना, ठीक है, किसी की स्किन, बोन्स, हड्डियां या कोई बाकी एनिमल्स का पार्ट, ट्रेड जो है सर्टेन स्पीशीज का वो बैन है पूरी तरीके से ऑल टुगेदर। बाकी कुछ स्पीशीज का, और कुछ स्पीशीज का बैन नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट टू कुछ रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। साइट कंप्लाइंस, देखो ये एक्ट जो है कंप्लाइज विद द जो कन्वेंशन है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा, इंटरनेशनल जो ट्रेड है इंडेंजरिंग स्पीशीज जो साइट है उसके साथ मिलता जुलता है, और इंटरनेशनल ट्रीटीज के साथ जो है अलाइन है, इंश्योर करने के लिए जो कि ताकि ट्रेड जो है, किसी तरीके की ट्रेड जो किसी स्पीशीज का हो रहा है, वो इनके सर्वाइवल जो है वाइल्ड लाइफ में वो थ्रेटन ना हो, खतरे में ना आए। कहीं इतना एक्सेसिव ट्रेड में किसी स्पीशीज़ का यूज़ हो गया है किसी भी पर्पज़ के लिए, चाहे वो साइंटिफिक है, मेडिसिन है, चाहे कोई और है, एस्थेटिक पर्पजेज है, वो उनका सर्वाइवल ना खतरे में कर दे कि बहुत कम रह जाए वो, या मर जाए पूरी तरीके से। ठीक है, ये एक हमने पढ़ा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। एक और पढ़ते हैं, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। देखो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ना, ये भी एस्टेब्लिश्ड है अंडर द एक्ट। ये कोऑर्डिनेट करता है और असिस्ट करता है इन्फोर्समेंट एफर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें जो लागू करनी है, बहुत सारी जो है वाइल्ड लाइफ में क्राइम होते हैं ना, क्राइम्स अगेंस्ट एनिमल्स, इंक्लूडिंग जो इलीगल ट्रेड है या पोचिंग है, ये देख देख करता है। ये वर्क करता है किससे मिलकर, बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ मॉनिटर करता है कि क्या वाइल्ड लाइफ में क्राइम हो रहे हैं, क्या किसी जानवर को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, ट्रेड किया जा रहा है ना। ये इंटेलिजेंस कलेक्ट करता है, बहुत सारे लीगल मेजर्स हैं जो एक्ट के, वो भी इन्फोर्स करता है। क्या, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। रोल स्टेट गवर्नमेंट का जो चैप्टर 6 में दिया हुआ है 1972 के एक्ट में, ये एक्ट देता है स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी के, वो डिक्लेयर कर सकता है, मैनेज कर सकता है कोई भी प्रोटेक्टेड एरियाज को, वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, एटसेट्रा, जो उसकी जुरिस्डिक्शन जो उस स्टेट के अंदर है, वहाँ एरिया को डिक्लेयर कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है प्रॉपरली। ये एक्ट ये भी अलाउ करता है स्टेट को कि वो इस्टेब्लिश करे स्टेट लेवल जो है वाइल्ड लाइफ बोर्ड, जो एडवाइस देगा किस तरीके से कंजर्व और मैनेज किए जाएंगे बहुत से इश्यूज जो आते हैं इन एनिमल्स फॉरेस्ट रिलेटेड। जो चैप्टर 2 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, वो कंजर्वेशन की बात करता है, प्लांट और एनिमल कुछ स्पेसिफिक। ये एक्ट इंश्योर करता है कि बोथ जो इंडेंजरिंग प्लांट्स हैं और वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, इंक्लूडिंग जो थ्रेटेंड हैं, जिनका हैबिटेट जो हाँ वो रहते हैं वो भी खतरे में है, जिनका बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं, उन सारों को प्रोपोगेशन और ट्रांसप्लांटेशन ऑफ जो प्रोटेक्टेड प्लांट्स है उनका भी इंक्लूजन किया गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स में। ठीक है, तो ये 1972 में। ठीक है, इसमें एक है एडवाइजरी कमेटी और बोर्ड। देखो नेशनल जो बोर्ड ऑफ वाइल्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, ये बोर्ड जो है ये चेयर किसके द्वारा किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट को बहुत सारी सलाहें देती है किस तरीके से कौन सी पॉलिसी हमने बनानी चाहिए जिससे हम लोग इन एरियाज़ की और अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ये भी सिमिलर है नेशनल एडवाइजरी बोर्ड की तरह। ठीक है, कंजर्वेशन इश्यूज पे ये भी काम करता है। नेक्स्ट है पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशंस, जो चैप्टर 7 में। देखो एक्ट जो है ये प्रिस्क्राइब करता है बहुत सी सख्त कुछ पेनल्टीज। अगर किसी ने कोई जैसे हंटिंग या कोई किसी ने शिकार किया, पकड़ लिया या मारा है किसी को, या किसी को जहर दिया है, किसी या ट्रेड या तिजारत कर रहे हैं या फिर बिजनेसेस कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ में, तो इसमें आपको जो है कैद भी हो सकती है, आपको पनिश एज ए फाइन भी देना पड़ सकता है। ये एक्ट अलो करता है अपॉइंटमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, जिनके पास अथॉरिटी है। ठीक है, कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है जिनके पास अथॉरिटी है कि वो इस लॉ को, ठीक है, इन्फोर्स करेंगे, एक्शन, लीगल एक्शन भी ले सकते हैं अगर किसी ने लॉ को वायलेट किया है। मरीन लाइफ को देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1970, देखो कितना कॉम्प्रीहेंसिवली किसने क्लियर किया जो है कवर किया हुआ है।
ये इम्प्रीजनमेंट फॉर प्रोटेक्शन जो मरीन जो वाइल्ड लाइफ है या कोस्टल इकोसिस्टम है उनको भी प्रोटेक्ट करना, जैसे सुंदरबन है, मैंग्रोव्स हैं, अंडोमान निकोबार है, इन एरियाज में जो सेंसिटिव इको सेंसिटिव जोन्स है यहाँ पे कैसे कंजर्व किया जाएगा, एक्सेसिव फिशरी नहीं होगी कहीं पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है 1972 के एक्ट में बड़ी डिटेल वाइज जो है कवर की गई हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट हमने देखे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में आता है। देखो ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन है इंडिया का, जिसमें जो है वो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिवली जो है हमें प्रोवाइड करता है किस किस तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, कैसे हम लोग कंडीशन जो इन्वायरमेंट है उसकी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये भी इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा जो है इनेक्ट किया गया था, ठीक है, क्योंकि जो है ग्रोइंग जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स थी, पर्टिकुलरली जब जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई 1984 में, ठीक है, वन ऑफ द वर्ल्ड की मोस्ट जो वर्स्ट ने जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर, ठीक है, मैन मेड इंडस्ट्रियल डिजास्टर, तो उसके बैकग्राउंड में जो है इस एक्ट को लाया गया। ये एक्ट एम्पावर करता है, ताकत देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो मेजर ले सकते हैं किस तरीके से हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, पोल्यूशन को प्रिवेंट करेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करेंगे। ये इनेक्ट 1986 में हुआ था। इसका मेन गोल जो था ना कि एक लीगल स्ट्रक्चर, क्योंकि जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई तो कोई लीगल स्ट्रक्चर इंडिया में अवेल नहीं था टैकल करने के लिए। लीगल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंट को, रेगुलेशन करने के लिए इन्वायरमेंट की, पोल्यूशन की, अगर पोल्यूशन है, इंप्रूवमेंट करने के लिए क्वालिटी इन्वायरमेंट की इंडिया में। और इसके पीछे जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी वो की ड्राइवर था कि हमें ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंट लॉ किसकी, रेगुलेशन मैकेनिज्म की, जो ऐसे इंडस्ट्रीज़ के जो एक्सीडेंट होंगे इनको टैकल करेगा, जब हुए हैं तो एड्रेस करेगा क्यों हुए हैं, जो हैजार्डस सब्सटेंस है उनको हम नहीं ऐसे इन्वायरमेंट में डाल सकते, जो पोल्यूशन हुआ रहा है उसका सोर्स क्या है उसको देखा जाएगा, उस पर एक्शंस लिए जाएंगे, उसके लिए कोई एक्ट चाहिए, कोई फ्रेमवर्क चाहिए, कोई लॉ चाहिए, कोई रूल्स रेगुलेशंस चाहिए ना। तो 1986 में ये इनेक्ट किया गया। देखो ये एक एम्ब्रेला लॉ है, मतलब जिस एक एम्ब्रेला की तरह है, इसके नीचे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसके अंडर बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं, जैसे एयर, वाटर, लैंड पोल्यूशन जो है वो सारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का उसके अंडर आता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ताकत देता है कि वो रूल्स बना सकता है किस तरीके से हमने एयर की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, वाटर क्वालिटी इंक्रीज करनी है, जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, इंडस्ट्रीज पे कैसे रेगुलेशंस लगाई जाए। तो ये 1986 से डिराइव होता है। इसमें क्या है पावर, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। ये गाइडलाइंस इशू कर सकता है, वो ये रूल बना सकता है, ये इमरजेंसी मेजर्स ले सकता है प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंट। गवर्नमेंट ने जो है स्टैंडर्ड सेट किए हैं इसी एक्ट के अंदर क्वालिटी ऑफ एयर के कि इतनी क्वालिटी ऑफ एयर मेंटेन करनी है, वाटर की क्वालिटी, सॉइल की, नॉइस पोल्यूशन, ठीक है, रेगुलेशन किस तरीके से जो है हैजार्डस वेस्ट जो है, फॉर एग्जांपल कोई पावर प्लांट है उससे हैजार्डस वेस्ट निकले, कोई इंडस्ट्री है वहाँ से जो है ये पोल्यूशन एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं, इनको कैसे हैंडल किया जाएगा, कैसे डिस्पोज किया जाएगा, इसके गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हैं, फ्रेमवर्क्स बना सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1986 के अंदर। गवर्नमेंट कहाँ इंडस्ट्री सेट किए जा सकती हैं, इको सेंसिटिव जोन्स में क्या किया जा सकता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल। तो एक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ताकत देता है कि वो रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो पोटेंशियली जो है इन्वायरमेंट को हार्म कर सकते हैं, जो चीज़ें उनको रेगुलेट कर सकता है। बहुत सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है, कैसे जो कचरा जो है उसको मैनेज करेंगे, कैसे जो हैजार्डस वेस्ट है उनको हैंडल करेगी इंडस्ट्रीज। तो ये रूल्स जो है वो कवर करते हैं बहुत सारे इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल का जो एमिशन है वो कितना एमिशन किया है, कितना कर सकती है, कहाँ नहीं कर सकते, पोल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, मैंने आपको बताया था एयर का वाटर की क्वालिटी कितनी में रखनी है, ठीक है, उसमें डिस्चार्ज ना किया जाए जो है वेस्ट, लिमिट सेट की जाए कि इतना पोल्यूटेंट आप डिस्चार्ज कर सकते हो वाटर इंडस्ट्रीज। तो एक्ट ये अलो करता है क्या, रेगुलेशन एमिशन का भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, कि कितना एमिशन आप एमिट कर सकते हो, कितने गैसेज आप एमिट कर सकते हो। तो ये किस में आता है 1986 के अंदर। मोटर व्हीकल्स के रूल्स किसके अंदर किए जाते हैं, इसके अंदर, जैसे वो
वेरियस इंजन्स स्टेजेस। इंश्योर करना है कि ये प्रेस्क्राइब पोल्यूशन लिमिट से क्रॉस ना करे। प्रिवेंशन, कंट्रोल और अबैटमेंट ऑफ पोल्यूशन, ये एक्ट जो है बहुत सारे फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमने हैजार्डस वेस्ट पढ़ा है, अथॉरिटी को जो है किस तरह से कंट्रोल करना है, ये वेस्ट को कैसे स्टोर करना है, कैसे डिस्पोज करना है, कोई रिस्क ना हो ताकि ह्यूमन हेल्थ को, इन्वायरमेंट को। तो ये पावर देता है ना गवर्नमेंट को, पावर टू एंट्री एंड इंस्पेक्शन। देखो ये एक्ट गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी देता है, ये पावर देता है कि वो किसी भी प्रेमिसेस को, इंडस्ट्रीज की कोई भी और है, अगर वो इन्वायरमेंटल लॉ को वायलेट कर रहे हो तो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, क्या ये प्रॉपर जो इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो कर रहे हैं। ऑफिशियल सैंपल्स ले सकते हैं वहाँ के एरिया का, लैंड का, एयर का, वाटर का, सोइल का, उस एरियाज का, उस इंडस्ट्रीज का, और ये फैसला करेंगे कि क्या पोल्यूशन लिमिट एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है इससे या नहीं हो रही, वाटर क्वालिटी कैसी हो रही है, सोइल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इस इंडस्ट्रीज से। ठीक है, हमने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पढ़ा था शुरू में जब हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था। कौन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कोई भी प्रोजेक्ट लगाने से पहले हमने पूरी डिटेल वाइज किया था कि इन्वायरमेंट की पूरी जांच होगी कि क्या इम्पैक्ट इस इन्वायरमेंट पे होंगे, पहले प्रायर इंडस्ट्री लगाने से पहले क्या इन्वायरमेंट कंडीशन है, बाद में क्या होगा। ठीक है, पोटेंशियल क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, कोई भी एक्टिविटीज। तो कौन पावर देता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, ये एक्ट जो है स्ट्रिक्ट प्रोविजन देता है पेनलाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल, इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं या डैमेज कर रहे हैं तो फाइन भी दी जा सकती है, जेल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये है पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। देखो ये एक्ट जो है ये ध्यान डालता है, एम्फसाइज करता है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन इन्वायरमेंट मैटर्स में एनजीओज को, कम्युनिटीज को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना होगा। सिटीजन्स जो है वो अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट में अगर उन्हें लगता है कि इन्वायरमेंट लॉज को जो है वो वॉयलेट किया जा रहा है, ताकि एक अकाउंटेबल ठहराया जा सके किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस को। ओके, सेंटर एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, देखो एक्ट जो है ये प्रोवाइड करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक सेंटर और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। याद रखना कहाँ से निकला, अगर कोई पूछेगा कि सेंटर और स्टेट जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका एवोल्यूशन कहाँ से हो, तो हम बोलेंगे कौन पावर देता है इनको, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। ये बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है पोल्यूशन स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, पोल्यूशन लेवल को मॉनिटर करने के लिए कि कितना पोल्यूशन है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं वो इन रूल्स को फॉलो करेगी, इससे ज्यादा पोल्यूशन नहीं होगा किसी भी चीज का। ठीक है, नेक्स्ट है एक है बायोलॉजिकल जो है डाइवर्सिटी एक्ट जो 2002 का है। इसका एम है कि हम लोग कंजर्व करेंगे जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन जो बायो मीन लाइफ, डाइवर्सिटी मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज रह रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं ना, मल्टीपल स्पीशीज है, कोई स्नेक है, कोई लाइन है, कोई टाइगर है, कोई डिफरेंट टाइप्स के पेड़ है, कोई देवदार है, कोई साल है, कोई तीख है, कोई पाइन है। तो ये स्पीशीज डाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन किया जाएगा, किस तरीके से इनका यूज एक सस्टेनेबल वे में किया जाएगा ताकि इनकी डाइवर्सिटी में हार्म ना हो, इनका नंबर जो है बराबर रहे। तो इसके लिए ये एक्ट लाएगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ताकि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को हम उस वे में यूज करेंगे ताकि ये इनकी डाइवर्सिटी कम ना हो। ये ना ये 3-4 स्पीशीज बिल्कुल खत्म हो गई हैं या 2 स्पीशीज की पॉपुलेशन कम है, 5 की बहुत ज्यादा है, नहीं। ये एक्ट जो है इंटरनेशनल जो हमारा कमिटमेंट था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसको जो है हमें पूरा करने के लिए भी हमने ये एक्ट जो है इनेक्ट किया इंडिया में। ये ग्लोबल टेरिटरी जो ट्रीटी जो अडॉप्ट हुई थी अर्थ समिट में 1992 में। ठीक है, उसमें जो सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट और फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट फ्रॉम जो जेनेटिक रिसोर्सेज है वो हमने पढ़ा है। तो उसके अलाइन करने के लिए हमने ये एक्ट इंडिया में लाया था। कुछ की क्या है कि हमें कंजर्व करनी है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 3 लेवल पे। जेनेटिक डाइवर्सिटी भी होनी चाहिए, विद इन स्पीशीज जो डाइवर्सिटी होती है। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, फर्स्ट सेकंड क्लास में जो हमने बहुत डिटेल वाइज पढ़ा है। स्पीशीज डाइवर्सिटी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज भी होने चाहिए, है कि नहीं, किसी हैबिटेट में। इकोलॉजिक इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, डेजर्ट, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, अलग अलग टाइप के, टेम्परेट, ट्रॉपिकल।
तो ये इंक्लूड करता है कंजर्वेशन किसका, बचाव किसका, किसका देखभाल, वाइल्ड लाइफ का भी और डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज का भी, और एज वेल एज माइक्रोबल ऑर्गेनिज्म। कितना डेप्थ में 2002 का जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कि जो स्पीशीज वाइल्ड लाइफ में है, जो जंगलों में है, जो जो खुले में है, उनकी भी, जो घर में हम पालते हैं जो डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज है उनकी भी डाइवर्सिटी हमने ध्यान रखनी, तीनों लेवल पे, जेनेटिक के भी, स्पीशीज पे भी, इकोसिस्टम लेवल पे भी, और माइक्रोबल ऑर्गेनिजम्स तक। ये एक्ट जो है नेशनल और जो स्टेट लोकल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटीज़ है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए बोलता है, रिस्पॉन्सिबल होंगे जो जो प्राइमली रिस्पॉन्सिबल होंगे इंप्लीमेंट करने के लिए इस एक्ट को नेशनल लेवल पे, जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, ठीक है। कैसे रेगुलेट होगा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, कैसे ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज़ होगा, कैसे अप्रूव या रिजेक्ट की जाएगी रिक्वेस्ट किसी भी यूज़, कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का यूज़ करना हो अगर किसी को, ठीक है, ये चीज़ है। फिर बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट, देखो बायोलॉजिकल इसी एक्ट से जो है, ये एक्ट अलो करता है डिक्लेरेशन किसी एरिया का एक बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट इन इंडिया। मतलब कि जिस किसी जगह का कोई इकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल या कल्चरल वैल्यू है, ठीक है, उसको उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी हिफाजत की जाएगी क्योंकि उसका कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया जाएगा उस साइट को जो है देखभाल करने के लिए। जैसे सेक्रेड ग्रूव्स हैं, कोई वेटलैंड है, कोई लेक है जैसे डल लेक है कश्मीर में, या कोई ऐसे एरिया है जहाँ एंडेमिक स्पीशीज पाए जाते हैं, मतलब वो ऐसे स्पीशीज जो सिर्फ वहीं पे पाए जाते हैं, तो उसे कल्चरल हेरिटेज साइट घोषित किया जाएगा ताकि वो एरियाज में उस पर ज़्यादा फोकस हो सके, वो चीज़ें प्रोटेक्ट की जा सके। जैसे सेक्रेड ग्रुप्स है, इनकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, लोगों के ट्रेडिशनल और कल्चरल सिग्निफिकेंस है। वेटलैंड फॉर एग्जांपल डल लेक है कश्मीर में, इससे एक सीनरिक प्रोवाइड करता है, लार्ज स्केल टूरिज्म प्रोवाइड करता है, एक पहचान देता है उस वैली को। एंडेमिक स्पीशीज का मैंने बताया, कोई पर्टिकुलर स्पीशीज जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं होती, सिर्फ उस पर्टिकुलर एरियाज में होती है। तो इन चीज़ों के लिए रेगुलेशन ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज, देखो इन्वेजिव स्पीशीज क्या होता है, जो स्पीशीज वहाँ की नहीं है, कहीं बाहर से आके वहाँ आई है और अब वो डोमिनेट करने लग गई है, ठीक है, और लोकल जो बायोलॉजी डाइवर्सिटी है उसको थ्रेटन कर रही है क्योंकि इसकी पॉपुलेशन ओवरवेलमिंग होगी और बाकी स्पीशीज खत्म होती जा रही है। तो बहुत सारे इंक्लूड करती है मेजर्स कि कैसे प्रिवेंट किया जा, कैसे रोका जा सकता है स्प्रेड ऐसी स्पीशीज का, अगर हो चुकी है तो कैसे हम लोग अब उस इंपैक्ट से बचेंगे। रेगुलेशन ऑफ बायोपायरेसी, देखो बायोपायरेसी क्या होता है कि अनऑथोराइज्ड, बिना इजाजत के यूज करने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज या ट्रेडिशनल नॉलेज, उससे कैसे रोकना है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्सिबल है कि ऐसे तरीके से ना हो, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट है, एक और एक्ट है शेड्यूल ट्राइब और बाकी जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, रिकॉग्नाइजेशन एक्ट है जो 2000 का, इसको कॉमनली फॉरेस्ट राइट एक्ट भी कहते हैं, 2003 का FRA। ये एक लैंडमार्क लेजिस्लेचर था इंडिया में, जिसका मतलब क्या था कि हमें रिकॉग्नाइज करना है उन लोगों का और फॉरेस्ट राइट्स जो शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइबल लोग और बाकी जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर जो शुरू से जंगलों में रह रहे हैं, ठीक है। अब ये एक्ट का देखो, जो ब्रिटिश आया ना, तो ब्रिटिश ने कुछ ऐसे एक्ट पास किए थे जिससे इन लोगों के राइट्स इनसे छीन लिए गए थे, जो सदियों से जंगलों में रह रहे थे, उन पे अपनी लाइफ को सस्टेन कर रहे थे। तो जो जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस इन लोगों के साथ हुआ, इन लोगों को जंगलों से निकाल के बाहर फेंक दिया, ठीक है, तो इन लोगों का क्या था, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू जो फॉरेस्ट लैंड और रिसोर्सेज थे, तो इन लोगों के राइट को दोबारा से सिक्योर करने के लिए, जो ट्रेडिशनली डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए और लिवलीहुड के लिए इन फॉरेस्ट्स पे, तो ये राइट इसलिए लाया गया वो चीज़ें रिस्टोर करने के लिए। इन इंडिजिनस जो वहीं के रहने वाले लोग हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो फॉरेस्ट के अराउंड जनरेशन से रह रहे हैं, जिनके कस्टमरी राइट्स और प्रैक्टिसेस जो हैं वो हिस्टोरिकली हम ओवरलुक कर चुके, जो कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज थी और लेटर पोस्ट इंडिपेंडेंट जो फॉरेस्ट लॉज थे, उनकी वजह से इनकी जो है, इनके राइट्स इनसे सदियों से जो छीने गए थे वो रिस्टोर करने के लिए हमने जो है शेड्यूल ट्राइब और अदर ट्रेडिशनल जो फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट्स है वो लाया गया, ताकि इन लोगों को वो राइट्स, इनके हकूक दोबारा से दिए जाए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इस एक्ट का यही था, मैंने आपको बताया, रिकॉग्नाइज करना और फॉरेस्ट राइट्स को जो शेड्यूल कास्ट और अदर ड्वेलर जो इनको राइट्स सदियों से डिप्राइव कर दिए गए थे, ठीक है, रिकॉग्नाइज किए गए इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ के राइट्स को कि इन ज़मीनों पे इनका हक है,
इंश्योर करेंगे, सस्टेनेबली मैनेज करेंगे ये फॉरेस्ट को, जो इनकी ट्रेडिशनल सदियों की नॉलेज है उससे ये फॉरेस्ट को वैसे ही बहाल रखेंगे आने वाली जो पीढ़ियों के लिए भी। ठीक है, तो ये है राइट टू लैंड। अब देखो ये एक्ट रिकॉग्नाइज करता है राइट, हक है किसका, फॉरेस्ट ड्वेलर्स और कम्युनिटीज का, कि वो इस लैंड पे कल्टीवेट कर सकते हैं, फॉरेस्ट लैंड को अपने अपने नाम लिखवा सकते, पोजेस कर सकते हैं। ठीक है, राइट टू कलेक्ट और इकट्ठा कर सकते हैं और बेच सकते हैं कुछ माइनर चीज़ें जो एक्ट प्रोवाइड करता है ना कम्युनिटीज़ को, कि वो कलेक्ट करते हो ट्रेड कर सकते हैं ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, जैसे हनी है, शहद है ना, जलाने वाली लकड़ी है, फायर वर्क जो सूखी हुई पड़ी हुई, बहुत सारे मेडिकल प्लांट्स हैं। आप जब ट्राइबल बेल्ट्स में जाओगे तो आप देखोगे बहुत सारी आयुर्वेदिक चीज़ें मिलती है, ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है। तो इनके पास ये राइट है कि वो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। अब ये नहीं कि मेजर के पेड़ों को काट काट के तिम्बर बेच रहे हैं जहाज़ों को शिप बिल्डिंग के लिए, वो नहीं। राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ये एक्ट इंपावर करता है कम्युनिटीज़ को कि वो हिफाजत करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे इन जंगल्स को और रोकेंगे कोई भी इलीगल एक्टिविटी, जैसे तिम्बर एक्सट्रैक्शन हो रही है ना या डिफोरेस्टेशन है, उनसे रोकेंगे फॉरेस्ट कम्युनिटीज। ठीक है, तो इसे देखो की जो प्रोविजन है इस एक्ट का वो ये भी है कि प्रोहिबिशन ऑफ एविक्शन, कि नो पर्सन, कोई भी इंसान या कम्युनिटी जो है उसको जंगलों से की लैंड से नहीं निकाला जा सकता विदाउट एक ड्यू प्रोसेस, कोई लॉ के तहत, बिना किसी कानून के, कोई लॉ पार्लियामेंट के द्वारा पास उसके बिना नहीं निकाला जा सकता। खासकर स्पेशली जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है और जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, जो TFDs है, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए डिपेंडेंट है इन फॉरेस्ट पे। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेस टू फॉरेस्ट फॉर बेसिक नीड्स के लिए फॉरेस्ट से कुछ भी एक्सट्रैक्ट करते उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, जैसे फूड है, वाटर है, फायरवुड है, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, किसी भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत इन्हें रोका नहीं जा सकता। कंजर्वेशन, कम्युनिटीज को इंकरेज किया गया है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे कंजर्वेशन में और सस्टेनेबल मैनेजमेंट में फॉरेस्ट को। ठीक है, इन्हें एक कस्टोडियन माना जाता है, इनका एक गार्डियंस माना गया इकोसिस्टम का, इन लोगों को। तो ये है फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट। ठीक है, मैंने इसका बैकग्राउंड आपको बताया, पूरी डिटेल बताई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो 2016 का। देखो जो 2000 इसने रिप्लेस किया था जो अर्लियर पहले जो रूल था ना म्युनिसिपल का, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड जो मैनेजमेंट और हैंडलिंग 2000 का रूल, उसको मैं रिप्लेस करके उसकी जगह पे जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चेंजेस लाई गई हैं जो इंक्रीजिंगली जो वेस्ट जनरेट हो रहा था उससे कैसे हमने टैकल करना। जैसे इस रूल में की फीचर क्या है कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स, मतलब कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल प्रोविजन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का। ये जो है ये मैंडेट करता है किसी भी हाउस होल्ड को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं कि वो अलग अलग करेंगे कि ड्राई जो रिसाइकलेबल ड्राई वेस्ट है और जो वेट ऑर्गेनिक वेस्ट है उन दोनों को जहाँ पे उन्होंने कलेक्ट किया वहीं अलग अलग करेंगे, ये नहीं दोनों को मिक्स कर दिया। तो जो सेग्रीगेशन है वो मैंडेट कर दिया गया है, वो मस्ट कर दिया गया है जो वेस्ट जनरेटर्स है, मतलब जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इन चाहे रेजिडेंशियल है, चाहे कमर्शियल इंडस्ट्रियल है, इंस्टीट्यूशन है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, कि वो सॉलिड वेस्ट और ऑर्गेनिक वेस्ट जो वेट है, गीला है, उसको अलग अलग रखेंगे। ठीक है, अब स्टेक होल्डर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखो वेस्ट जनरेटर जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है सेग्रीगेशन, अलग अलग करना है, फिर इसको एक जगह पे इकट्ठा करना है जैसे डस्टबिन है, फिर इसको डिस्पोजल ऑफ जो वेस्ट लाइज विद द वेस्ट जनरेटर कि डिस्पोजल भी करना है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड और इंस्टीट्यूशंस को जो है वो डिस्पोज करना है। ठीक है, उन्हें जो है अलग अलग करना पड़ेगा, कौन सा बायोग्रेडेबल है, कुछ कौन सा रिसाइकल हो सकता है, दोबारा से यूज हो सकता है, कौन सा जो हैजार्डस वेस्ट है जो खतरा है ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा, इन चीजों को सेग्रीगेशन। लोकल अथॉरिटी, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, जो म्यूनसिपैलिटीज हैं, जो बाकी जो अथॉरिटीज हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है इंश्योर करने के लिए जो वेस्ट है वो प्रॉपरली मैनेज होगा रूल के अकॉर्डिंगली। मतलब कलेक्शन उनका इकट्ठा करना है, उनको ट्रांसपोर्ट करना है, फिर उनका ट्रीटमेंट करना है, फिर उनको डिस्पोज करना है। किसके? लोकल बॉडीज, म्यूनसिपैलिटीज, इनको दिया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो उन्हें जो है पब्लिक दे ऑल्सो रिक्वायर्ड, उन्हें सेटअप करनी है पब्लिक वेस्ट बिन्स। आपने देखो बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो है बड़े बड़े वेस्ट डस्टबिन्स होते हैं। ठीक है, इन्फोर्स करने जो सेग्रीगेशन नॉर्म्स से जो कानून बने हुए हैं, अलग अलग करना है डिस्पोजल,
ठीक है, वेस्ट को प्रोसेस, रिसाइकलर्स, ठीक है। तो इस तरीके से वेस्ट टू एनर्जी कंजर्वेशन जो बायोमास होता है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं MOEF के बारे में उसके द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। बल्क वेस्ट जनरेटर, जो कमर्शियल या जो इंस्टीट्यूशनल वेस्ट है, एग्जांपल जो मार्केट, होटल या हॉस्पिटल है, उन्हें सेग्रीगेट करना होगा, अलग अलग करना होगा, और अपने वेस्ट को खुद मैनेज करना होगा गाइडलाइंस के तहत जो लोकल अथॉरिटीज़ ने सेट की, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ वेस्ट जनरेट होगा, कोई इंडस्ट्रियल है, ठीक है। कलेक्शन एंड स्टोरेज, अब वेस्ट जो 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 कचरा है उसको एक जगह पे इकट्ठा भी तो करना है, सेग्रीगेटेड बीन्स में, अलग अलग इसमें लिक्विड, सॉलिड, ठीक है, बायोग्रेडेबल, नॉन बायोग्रेडेबल, हैजार्डस, अलग अलग डस्टबिन्स में, इस तरीके से कि वो कोई भी कॉज ना करे किसी भी पब्लिक या इन्वायरमेंट की हेल्थ को। तो ये एक्ट जो है ये हमारा ध्यान कहाँ डालता है, सेग्रीगेशन कलेक्शन सिस्टम पे, मतलब अलग अलग किस तरीके से करना है, वेस्ट को पहले सेग्रीगेट करना है। एक इंपॉर्टेंट जो है कंटेनराइजेशन करना है, मतलब अलग बीन्स में, कि ड्राई वेस्ट है तो अलग, सूखा है तो अलग, गीला है तो अलग, ऑर्गेनिक अलग, इनऑर्गेनिक अलग, हैजार्डस वेस्ट अलग, ठीक है, बायोग्रेडेबल अलग, नॉन बायोग्रेडेबल अलग, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ वेस्ट रूल्स प्रोवाइड करते हैं कि सॉलिड वेस्ट जो पर्टिकुलरली जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको जो है डिफरेंट मेथड से, कंपोजिटिंग है, वर्मी कंपोजिटिंग, बायोगैस प्रोडक्शन है, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी है, इन तरीकों से ट्रीटमेंट करना है, उनका डिस्पोज करना है, जो लैंडफिल है, जो ज़मीनें भरी हुई हैं सॉलिड वेस्ट की ढेर लगे उनको कम करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमने ई वेस्ट में भी पढ़ा था, ये रूल जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है EPR का, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये प्लास्टिक वेस्ट के लिए, कि प्रोड्यूसर जो है प्लास्टिक वेस्ट को जो बनाने वाला है, जो इंपोर्ट कर रहा है कंट्री में, जो ब्रांड का ओनर है प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्ट्स का, उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो फॉर द इंटायर लाइफ साइकिल, जो उस प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल है, जितनी देर तक वो चलेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग उसका डिस्पोजल, उसका रिसाइकल जो है वो प्रोड्यूसर का है, वो प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिसाइकल भी करेगा, वो डिस्पोज भी करेगा। क्योंकि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो EPR जो है वो मैंडेट करता है प्रोड्यूसर को, जो बनाने वाला है, कि ऐसा सिस्टम सेट करे कि वो इसकी जब इसकी लाइफ स्पेन खत्म हो जाएगी, यूज़ हो जाएगी, उसको कलेक्ट करेगा, उसको रिसाइकल करेगा दोबारा से, फिर उसको डिस्पोज करेगा इस प्लास्टिक वेस्ट को, स्पेशली जो सिंगल वेस्ट, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको। तो EPR जो है वो प्रोड्यूसर्स को ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल देखो जो है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है वो नोटिफाई किसके द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ जो है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एड्रेस की जो ग्रोइंग कंसर्न्स है हमारे, जो प्लास्टिक वेस्ट, कितना देखो कचरा कितना हो रहा है प्लास्टिक आज पूरी इंडिया में, आप अगर देखोगे तो हमें कुछ ब्रॉडर रूल्स चाहिए, इसको कैसे मिनिमाइज करें। एवरीथिंग वी गो टू ए शॉप टू बाई फॉर 20-30 रुपीज थिंग्स एंड वी सी दैट इवन ए चॉकलेट कवर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, एवरीथिंग, और चॉकलेट जिसमें डाल के दिया वो भी प्लास्टिक है, डबल कवर्स। तो इन्वायरमेंटल चेंजेस है, क्योंकि ये नॉन बायोग्रेडेबल है, नॉन बायोग्रेडेबल है, ठीक है। इसके बहुत सारे इंपैक्ट है इकोसिस्टम से, पर्टिकुलरली जो मरीन लाइफ है, जो वाटर में है। तो जो 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 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में लाया गया, इसका यही मकसद है कि हम किसी तरीके से कॉम्प्रीहेंसिवली फ्रेमवर्क लाएं, जिसे हम इस वेस्ट को जो है प्रॉपरली जो है इस वेस्ट को मिनिमाइज कम कर सकते, इसको इकट्ठा कर सके, इसको रिसाइकल करें, इसको दोबारा से डिस्पोज करें। तो ये रूल्स जो है ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इसको इंपोर्ट करते हैं, जो ब्रांड ओनर है, जो म्यूनसिपलिटीज को है, कि वो जिम्मेदारी लें इस प्लास्टिक को मैनेज करने की, ठीक है। तो प्रोहिबिशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, देखो ये रूल्स जो है ये इसका फोकस क्या है कि हम लोगों ने रोकना है, जो एक बार यूज किया प्लास्टिक को फेंक दिया, इस प्रोडक्ट को रोको, खत्म करना है। ये प्रोडक्ट जो टिपिकली हम एक बार यूज करते फिर डिसरिगार्ड करते, जैसे प्लास्टिक जो कैरी बैग है, प्लास्टिक जो कटलरी है, स्ट्रॉज हैं, जो होते नहीं वो जूस पीने वाली पाइप्स प्लास्टिक की, प्लास्टिक मटेरियल एक बार यूज होता फेंक देते हैं। तो ये जो ना के रिसाइकल हो सकते हैं ना रीयूज हो सकते हैं। तो जो यूज ऑफ प्लास्टिक है जिसकी थिकनेस 50 माइक्रोन से कम है, उसको रोक दिया गया, प्रोहिबिट किया गया है, क्योंकि वो सिंगल यूज फट जाएगा, दोबारा यूज ही नहीं होगा। वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन और सेग्रीगेशन, ये रूल्स रिक्वायर करते हैं सेग्रीगेशन का, जो प्लास्टिक वेस्ट का, कि सोर्स पे जहां तुमने यूज किया वहीं पे उसको अलग रखो, ठीक है।
ताकि इसको अलग रखा गया है जो वेट वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, या फिर जो सूखा ड्राई वेस्ट है, जो सॉलिड वेस्ट है। म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इनको कलेक्ट करेंगे, इनको जमा करेंगे, फिर इनको डिस्पोज करेंगे। सेग्रीगेशन कलेक्शंस होगा। लोकल अथॉरिटीज़ जो है वो उन्हें कलेक्ट करने पड़ेंगे, ये पॉइंट पे, कलेक्शन पॉइंट पे, डोर टू डोर लोगों के घर घर जाके कलेक्ट करने और इंश्योर करने कि प्लास्टिक वेस्ट जो है वो प्रॉपरली इकट्ठा किया जाए और सेग्रीगेट किया जाए। अब नाले नदियाँ देखो जैम हो जाते हैं, कचरा हो जाता है पूरे शहरों में, सड़कें बंद हो जाती है, मरीन एनिमल्स खाते हैं तो उनकी डेथ्स होती है कि नहीं। तो इनके लास्ट एन नंबर ऑफ इसके डिसएडवांटेजेस। तो लोकल अथॉरिटीज़ के रोल पढ़े हमने। प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेस इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो रूल्स ये भी बताते हैं कि हमें क्रिएट करना होगा कोई अप्रोप्रिएट प्लास्टिक वेस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि इनको रिसाइकल किया जा सकते, इनको वेस्ट से एनर्जी जो है प्रोसेस किया जा सकते। पेनल्टी, देखो जो प्लास्टिक वेस्ट जो रूल है 2016 का, जो ये नहीं मानेगा तो प्रोविजन से पेनल्टी के, अगर वो जो नहीं माने नॉन कंप्लायंस पे, अगर कोई प्रोड्यूसर है जो बना रहा है प्लास्टिक, वो ईपीआर गाइडलाइंस नहीं फॉलो करता, जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या लोकल अथॉरिटीज़ जो इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं ये मैनेजमेंट सिस्टम्स को, तो उन्हें फाइन किया जाए, उनके खिलाफ लीगल एक्शंस लिया जा सकता है। ठीक है। जो कंज्यूमर्स हैं, अगर वो भी इस वेस्ट को सेग्रीगेट नहीं करते, अलग अलग नहीं करते, तो उनको भी पेनल्टी होगी अगर वो ऐसे ही फेंक रहे हैं। ओके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स, डिफरेंट रूल्स जो है इंडिया में है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस के रिलेटेड, तो हम ये पढ़ रहे हैं तब से। एक लास्ट चीज पढ़ते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एनजीटी है। देखो ये एक कौसा जुडिशियल बॉडी, मतलब एक जुडिशियल बॉडी है इंडिया में जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए एस्टेब्लिश की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जो कंजर्व करने के लिए इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज। एनजीटी जो है ना, वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अंडर जो है बनाई गई थी। इसका एम है कि एक तेज, एक साफ, एफिशिएंट और स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म में हमें डिस्पोजल करना है ये इन्वायरमेंट के केसेस, और प्रमोट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंट्री में। एनजीटी का अगर हम एस्टेब्लिशमेंट देखें तो 2010 में एस्टेब्लिश की गई एनजीटी एक्ट के बाद। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है थ्रू एन एक्ट, स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। तो ये कब फोर्स में आई? अक्टूबर 18, 2010 में ये एक्ट फोर्स में आया, जिसने एस्टैब्लिश किया ट्रिब्यूनल्स और अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स मेंबर्स अलॉन्ग विद प्रोसीजर, किस तरीके से इन्वायरमेंटल मैटर्स को हैंडल करना है। ठीक है, एक फास्ट एफिशिएंट वे में। कोर्ट में जाओगे तो कई दिन लग जाएंगे, तो इसलिए जो है एनजीटी का जुरिस्डिक्शन। देखो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन में, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं सच एज एयर, वाटर, लैंड, इन पे इनकी जुरिस्डिक्शन है। लीगल राइट इन्वायरमेंट रिलेटेड, इसमें जो राइट है, कोई इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है जैसे पोल्यूशन से, डिफॉरेस्टेशन से, या फिर इकोसिस्टम डैमेज, उसमें इसकी जुरिस्डिक्शन है। ट्रिब्यूनल जुरिस्डिक्शन जो है अक्रॉस इंडिया है, और ऑल टाइप जितने भी इन्वायरमेंट के रिलेटेड डिस्प्यूट, चाहे वो सेंटर के हो चाहे वो स्टेट के हो, उसमें एनजीटी की जुरिस्डिक्शन है। कंपोजिशन इसकी क्या है? देखो एनजीटी जो है ना, वो हेडेड है एक चेयरपर्सन के द्वारा, जो क्या है, रिटायर्ड है सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। बाकी जुडिशियल मेंबर जिनके पास समझ है इन्वायरमेंटल लॉज की, जो एक्सपर्ट मेंबर जो इन्वायरमेंट में, साइंस में, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के जानकार है। ठीक है। ट्रिब्यूनल में रिक्वायर्ड है टोटल 10 से 20 के बीच में लोग, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन है ना, 10 से 20 के बीच में लोग होते हैं चेयरपर्सन को इनके में इंक्लूड करके। ठीक है, डिपेंडिंग है कितना वर्कलोड है कंट्री का इन्वायरमेंटल इश्यूज। पावर क्या है? देखो इसके पास अपेलाइड जुरिस्डिक्शन है, लोग अपील के थ्रू किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करके आ सकते हैं। डिसीजन जो स्टेट कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का या किसी भी अथॉरिटीज़ के द्वारा जो इन्वायरमेंटल इशू के रिलेटेड या अंडर किसी रेलिवेंट लॉ के काम कर रही है, उसके अगेंस्ट अपील भी कर सकते हैं एनजीटी में। देखो ट्रिब्यूनल जो है वो रिलीफ भी देती है, कोई अफेक्टेड पार्टी है, इंक्लूडिंग कोई इंडिविजुअल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कम्युनिटीज़ है, उनको अगर इन्वायरमेंट से अफेक्ट हुआ है, किसी भी इंसान की वजह से इन्वायरमेंट पोल्यूट हुआ, उससे उसका इन्फेक्ट हुआ है, तो कंपनसेशन दे सकती है। मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज इन केस ऑफ इन्वायरमेंटल हार्म, रिस्टोरेशन। देखो एनजीटी के पास अथॉरिटी है कि वो ऑर्डर कर सकती है कि इन्वायरमेंटल कंपनसेशन दिया जाए उन लोगों को जो अफेक्टेड है, रिस्टोरेशन और रिहेबिलिटेशन किया जाए इन्वायरमेंटल डैमेज का, रिवर्स को रिस्टोर किया जाए, फॉरेस्ट को, बाकी इकोसिस्टम को, जो इम्पैक्ट हुआ किसी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ या ह्यूमन इंक्रोचमेंट की वजह से। मॉनेटरी पेनल्टीज, एनजीटी जो है ना वो फाइन भी कर सकती है, पेनल्टी कर सकती है
अगर वो पाएगी कि किसी को रिस्पॉन्सिबल किसी तरह के इन्वायरमेंटल डैमेज में, इंक्लूडिंग कोई इंडस्ट्री है, कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है या कोई गवर्नमेंट बॉडीज़ है, अगर उसकी वजह से इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ तो पेनल्टी दी जाएगी। अच्छा, अदर फंक्शन देखो, ट्रिब्यूनल कैन इशू डायरेक्शन ऑर्डर भी दे सकता है कि इन्वायरमेंटल लॉज को किस तरीके से जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड रोल देखो, इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स को हैंडल करती है। ठीक है, वेरियस लॉज एंड ऑर्डर्स एंड रेगुलेशंस को वो कम्प्लीटली मैनेज किया जाए। पॉलिसी एनजीटी जो है सजेस्ट करती है किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, लेजिस्लेचर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस है, उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और इन्वायरमेंट को बेटर मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो ये एनजीटी जो है, मैंने सोचा कि लास्ट में जो है एनजीटी के बारे में भी आपको बता दूं। वैसे तो ये पॉलिटी में आ जाता है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आई विल try to make, because we are reading environment and we should do everything that in our capacity. अब एक लास्ट एक इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन एग्रीकल्चर पे कुछ हम बेसिक चीज़ें एक लास्ट पढ़ेंगे लेक्चर, और उसके बाद एग्रीकल्चर के बाद उसके बाद जो है हम लोग कुछ है करेंगे, क्या करेंगे, नेशनल पार्क्स इन इंडिया। ओके, देन हम लोग करेंगे टाइगर रिजर्व। ओके, एक वीडियो नेशनल पार्क पे, एक टाइगर रिजर्व पे, तीसरी हम करेंगे एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया। ओके, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, कौन से रिवर्स फ्लो करते हैं, किस टाइप का फॉरेस्ट है इस नेशनल पार्क में, पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व में, पर्टिकुलर एलिफेंट जो है रिजर्व्स में। चौथा जो है हमें करना है वेटलैंड्स कितने पूरे इंडिया में, वेटलैंड पूरे सारे वेटलैंड नहीं, जो रामसर कन्वेंशन के अंदर है। किसके अंदर? रामसर कन्वेंशन के अंदर है। पांचवा चीज़ हमने करनी है, सॉरी एक मिनट मुझे याद करने दो, नेशनल पार्क्स, हाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और प्लस इसी के साथ करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो ये जो है ये 5 लेक्चर्स जो है और करेंगे, और एक लेक्चर जो है एग्रीकल्चर पे 10-15 मिनट में हम लोग समझ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग कवर करेंगे, और उसके बाद हमारा जो है इन्वायरमेंट जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद इसके बाद मैं एक एग्रीकल्चर पे 15-20 मिनट की वीडियोस जो है आपको अपलोड करूँ, कुछ बेसिक टर्म्स आपको समझानी है इन्वायरमेंट रिलेटेड। तो वो करके शायद आज कर लें या कल कर लेंगे। तो फिर जो है नेक्स्ट हम लोग 5 डेज़ में अप्रोक्सीमेटली या 1 वीक के अंदर जो है हम लोग जो है इन्वायरमेंट जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नेशनल पार्क्स इंडिया की, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट कंजर्वेशन, वेटलैंड, रामसर वेटलैंड्स है, रामसर जो कन्वेंशन के अंदर वेटलैंड्स आती हैं, जो आई थिंक 75 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स करके ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिर एक और बचता है शायद, आई थिंक नंबर 6 पे, जो कंजर्वेशन स्टेटस है डिफरेंट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का इंडिया में, कौन सी जो है इंडेंजरिंग है, कौन सी जो है मतलब एक्सटिंक्ट है, कौन सी नियर थ्रेटेंड है, वल्नरेबल है, वो एक चीज़ कर रही है। ठीक है, लेकिन वो हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, ताकि ये चीज़ें जो मैं लास्ट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि थोड़ा प्रीलिम्स के जितना पास हो तो उतना अच्छा, इंसान को थोड़ा याद भी तो रहना चाहिए। तो ये इतना रखते हैं। ठीक है, तो आई विल होप कि मैं अगले 4-5 दिन में इन्वायरमेंट ख़त्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट आप बताना मुझे कौन सा जो है हम लोग नेक्स्ट शुरू करें। मेरा मानना है कि ज्योग्राफी शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप बोलोगे तो और भी कोई कर सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री कर सकते हैं, मेडिवल कर सकते हैं, और मॉडर्न तो चल ही रहा है, और आर्ट एंड कल्चर भी है। तो ये कुछ रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, देखते हैं क्या करते हैं।